टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं जुम्मतुल मुबारक का दिन है। हमारी हमेशा की तरह आज भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सारी इबादतों को कबूल फरमाए, आपकी नीयतों को नेक करे और आप कोई भी अच्छा अगर मकसद लेके ज़िंदगी में चल रहे हैं तो आप उस मकसद में जल्द अज जल्द कामयाब हो, आमीन। आप लोग जानते हैं कि बहुत जल्द तकरीबन जो बकरा ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और फिर आजकल बकरा जो मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा रश है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपने जानवर ख़रीदने के चक्कर में। और आपको पता है बजट जानवर के बहुत ज़्यादा हाई हैं आजकल, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो आप के लिए आज हमने ख़ास तौर पे हमारे जो मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब हैं उनको आज के शो में हमने दावत दी है। वो आज आपको बताएंगे कि कुर्बानी के कौन कौन से फ़राइज़ हैं, किन किन हालात में आप किस किस तरह से ये फ़राइज़ अदा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो हिस्सा डालना है वो सही है, कुछ तो समझते हैं हिस्सा किस हिसाब से डालना चाहिए, घर में कितने लोगों पर कुर्बानी का जो फ़र्ज़ है वो वाजिब होता है। तो ये जितने भी एक मिसकंसेप्शंस हैं, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्लियर नहीं है। बहुत सारे ऐसी नौजवान नस्ल होती है जिनको इन बातों का पता नहीं होता, लेकिन एकदम से किसी की भी अवेकनिंग होती है, अल्लाह ताला कभी भी आपको हिदायत देते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मज़हब के जो फ़राइज़ हैं हमें अंजाम देने और इनका सही तरीक़ाकार क्या है। तो हम आपको इसकी आज आगाही देंगे कि कुर्बानी करने के सही तरीक़े कौन से हैं, किन किन लोगों पे वाजिब है, क्या तरीक़ाकार है और आपकी जेब के हिसाब से आप किस तरह इस फ़र्ज़ की अदायगी कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको आज के शो में भी बताएंगे कि शो ऑफ़ करना कितना बड़ा गुनाह है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि शो ऑफ़ के चक्कर में अपनी जेबों को खाली कर देते हैं। ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है और आपको पता है इस बेवकूफ़ी से कितने सारे लोग हैं जो कि फ़ायदा उठा रहे होते हैं बिला वजह। ये कि अरे तुमने क्या लिया है, अरे हमने तो भाई ये वाला जानवर लिया है, अरे लास्ट टाइम तो तुमने बड़ा अच्छा लिया था, इस दफ़ा तो मुझे अच्छी डील नहीं मिली है। देखिए और जो ताने तशने की जो एक सिलसिला है हमारी सोसाइटी का वो भी चल रहा होता है, अरे भाई इस दफ़ा तो बहुत महंगा ले आए, अरे इस दफ़ा वो बात नहीं लग रही। ये जो इस तरह की जो लोग चुटकियाँ आपको काट रहे होते हैं, इनसे बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये लोग हैं और इस तरह के लोग ताहयात आपकी ज़िंदगी में आते और जाते रहेंगे। आपको आपके जो मकासद हैं वो आपके नज़रिए में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, शेयरिंग इज़ केयरिंग, जिस तरह मैं आपको कल भी बता रहा था कि अगर आप किसी के घर में एक दिया जला सकें तो ज़रूर जलाइएगा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे इस तरह के सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो कि अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने मसाइल हैं जो कि नहीं बयान कर पाते। घर में बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी इन्हीं हालात में जॉब्स चली गई हैं। बहुत सारी कंपनीज इस तरह हैं जो कि बेतहाशा तेज़ी के साथ बंद होती चली जा रही हैं। उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ले ऑफ़ किया जा रहा है, उनके पास नौकरियां नहीं हैं। आपको पता होगा यकीनन इस तरह के 3-4 घरों का, तो आप पे फ़र्ज़ बनता है कि ईद तो देखें सबके लिए यकजा होती है। तो आप अगर इस ईद के मौके पे किसी के घर में एक दिया जला सकें, किसी के घर में खुशी ला सकें तो ज़रूर लाइएगा। और हम लोग अपनी इस्तिताअत के हिसाब से लोगों के घरों में दिए जला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पेट काट के किसी के लिए कुछ करें, आप अपना भी फ़र्ज़ पूरा करें। अपने घर के अंदर जो जो आपके घर वाले हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जिनके लिए आप जितना अच्छा कर सकें करते रहें। लेकिन अगर आपको पता हो किसी फैमिली का, किसी कॉलीग का, किसी दोस्त का, किसी दूर दराज के रिश्तेदार का, किसी पड़ोसी का कि यार उनके यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, शायद इस बार वो कुर्बानी का फ़र्ज़ ना अदा कर पाएँ, तो आप उनका ज़रूर हाथ बटा सकते हैं एक हिस्सा डालने में, या कोई भी जानवर ख़रीद के अगर आप दे सकते हो दे दें। आपको पता है इस तरह के बहुत सारे बड़े ज़बरदस्त इदारे हैं जो कि सस्ते मवेशी भी बेच रहे होते हैं। बहुत सारे इस तरह के इदारे हैं जो कि अब गांव से सिर्फ मवेशी लेकर आते हैं। इदारे ज़रा अब आप तो देखते होंगे ना कि कोई बंदा है जिसको बहुत अरसे से जानते होंगे, वो गांव देहात से बहुत सारे जानवर लेकर आ गए और वो बेच रहे हैं, हम तो उसी से लेते हैं। इस तरह के अब इदारे बहुत सारे बन गए हैं जो कि बाकायदा से ये जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जानवरों को अच्छी
नशोनुमा दे के बड़ा करते हैं और फिर शहरों में लाके उनको बेचते हैं और वो एक सब्सिडाइज्ड रेट पे भी आपको मिलते हैं। तो ये मवेशी मंडी आपको पता करनी होती है कि ये कहाँ पर है। और ऑनलाइन एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके अब निकले हैं कि अगर आप जानवर लेना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि सही जानवर कहाँ से है और कौन सा जानवर कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन ये सारी इन्फॉर्मेशन अब मौजूद है। अब ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जितने भी कराची और लाहौर और इस्लामाबाद में बड़े सुपरमार्केट्स हैं जहाँ पे गोश्त का एक सेक्शन होता है, मीट का सेक्शन होता है, वो लोग भी कुर्बानी को फैसिलिटेट करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो ये बहुत अब आजकल की चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में आसान हो गई हैं। तो आप ये फ़र्ज़ जो है वो आप बहुत तरीक़ों से अब अदा कर सकते हैं और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ये फ़र्ज़ अदा करने की तौफ़ीक सबको नसीब फरमाए। क्योंकि आपको पता है जिस तरह के हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, जिस तरह लोगों की एक आजकल आमदनी में कमी आ रही है और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपके ओवरहेड्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसके साथ इस चीज़ को कोप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ताला का हाथ हम सब पे है और हमें यही दुआ करते हैं कि सबके घरों में खुशियाँ रहें और सब लोग इस काम के साथ अच्छी खुशअस्लूबी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। आज के एक बहुत ही शानदार शो आप लोगों के लिए ख़वातीन और हमने लाइन अप किया है। सुमेरा फ़ारूक होंगे हमारे साथ, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर है, बताएंगी कि आपका आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। उनसा कहीं बाहर गई हुई है अपनी हॉलीडेज़ पे और हॉलीडेज़ सबका हक़ है भाई, ज़रूर हॉलीडेज़ पे जाएँ। उसके साथ साथ डिप्टी शेरिफ हाशिम अहमदानी होंगे हमारे साथ, डॉक्टर खुर्रम मुशीर होंगे जो कि आज एक्जिमा के बारे में आपको आगाही देंगे, और मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब होंगे जो कि आपको बताएंगे कि कुर्बानी करने के सही तरीक़ाकार क्या है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक, क्या मिलता है आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, और आज हम जानेंगे ये सुमेरा फ़ारूक से। सलाम सुमेरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? यस यस, आई एम गुड, थैंक यू। जी सुमेरा, कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता? आने वाला हफ्ता मज़े का है। जो ईद की एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो थोड़ी मज़े की, और इस टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप देखें आने वाले हफ्ते से पहले मैं एक और चीज़ बात करूंगी जो कि कुछ पिछले दिनों एक ट्रांजिट हुआ है। अगर आप देखें तो कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं समंदर से रिलेटेड। तो जो एक्सीडेंट हुए हैं उसकी मैं थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन देना चाहूँगी। वो ये है कि सैटर्न जो है, जिसको शनि भी कहते हैं, जो लोग बहुत परेशान भी होते हैं कि शनि आ गया है, तो सैटर्न जो है वो पाइसिस के साइन में आ गया है, और उसके बाद वहाँ पे भी जाके वो रेट्रोग्रेड हुआ है। पाइसिस इज़ समंदर एंड सैटर्न इज़ जो प्रॉब्लम्स, टास्क मास्टर है, जो चीज़ें जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, प्रेशर देता है। तो अगर आप देखें इस टाइम पर तो जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आई वुड लाइक टू से कि बड़ा सैड एक्सीडेंट हुआ, और उससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ जो वाटर रिलेटेड था। तो मैं तमाम लोगों को कहना चाहूँगी कि इस टाइम पर वाटर से रिलेटेड जो ट्रैवल है या वाटर रिलेटेड इंजरीज़ हैं वो जो हैं वो बड़ी कॉमन हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर बोन्स से रिलेटेड किसी को बोन्स, स्किन्स और टीथ से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आएंगे, तो डेंटिस्ट यू शुड बी रेडी बिकॉज यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन विद दोज इश्यूज। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास अभी अच्छे ट्रांजिट चल रहे हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर एक फुल मून आएगा। उसके अलावा बहुत अच्छा टाइम है तमाम लोगों के लिए, लेकिन चेंज का टाइम है जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि किस किस तरीके से चीज़ें चेंज होंगी। राइट, स्टार्ट करते हैं एरीज से। तो एरीज आपकी लाइफ में आपके फाइनेंसेस और आपके जॉइंट फाइनेंसेस के साथ बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियल एक्सेस के साथ जो हैं वो नोट्स चेंज हो रही हैं। यानी कि जो अभी नोट्स थे, राहु और केतु जिनको कहते हैं, वो चेंज होंगे। तो आपको अपने जो फाइनेंसेस हैं वो ख़त्म करके अब आपके नोट्स मूव होंगे आपके रिलेशनशिप हाउसेस में। तो उसके अंदर जो चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, प्लीज़ गो विद द फ्लो और उनको रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टॉरस, आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है और थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएँ जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज भी कर सकते हैं। जेमिनी, आपको आपके दोस्तों से रिलेटेड जो है, यानी जो आपका सोशल सर्कल है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस फील होंगे, और इस टाइम पर आप कोई अपने पुराना जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, और बच्चों की ज़िंदगी में भी वो जो है कुछ चेंजेस आ सकते हैं। कैंसर,
कैंसर, आपका रहने की जगह चेंज हो सकती है 100%। यहाँ पे चांसेस हैं जहाँ पे वो चेंज हो सकती है रहने की जगह। पुरानी जगह छोड़ के आप नई जगह शिफ्ट होंगे और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं आए। तो ये अच्छी जगह भी हो सकती है, प्लस इस जगह चेंज होने की वजह आपकी जॉब चेंज होना भी हो सकता है। तो जॉब की वजह से आप चेंज हो सकते हैं। लियो, आपका कम्युनिकेशन, आपका सोशल मीडिया, आपकी जो हायर लर्निंग है या हायर लर्निंग से रिलेटेड जो ट्रैवलिंग होती है, हम उसको जो है वो फोकस करेगा नेक्स्ट मंथ से, और आप देखेंगे कि उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। वर्गो, योर अगेन ये फाइनेंशियल एक्सेस है वर्गो आपके लिए। तो अगर आपके कोई कमाने के तरीके हैं, यानी कि जो सैलरी का तरीका है वो चेंज हो सकता है, और आपके जॉइंट फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, यानी कि जिन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करते हैं जो आपकी सैलरी नहीं होती, उसमें आपको चेंजेस फील हो सकते हैं। लिब्रा, आपका रिलेशनशिप, मोस्ट ऑफ द लिब्रास आर गोइंग टू गेट मैरिड। जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके रिलेशनशिप्स नहीं है, उनकी शादी होगी और उनको अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस फील होंगे, यानी कि आपका जो स्टेटस है वो चेंज होगा। जैसे अगर आप सिंगल थे तो आप मैरिड हो जाएंगे, और जिनकी शादी हुई हुई है उनकी शादी के अंदर एक नया स्टेप आएगा, यानी कि कुछ चीज़ बेहतर होगी उनके लिए। स्कॉर्पियो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस टाइम पर आपको काम बहुत ज़्यादा होगा, वर्क रूटीन आपका बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स अ गुड टाइम कि आप जो हैं वो चैरिटी करें इस टाइम पर। स्कॉर्पियो हमने कर लिया। सजिटेरियस, आपका दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े डिफरेंट तरीके के होंगे। आप पुराने दोस्तों को छोड़ के नए दोस्तों की तरफ जाएंगे, अपने नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और इस टाइम पर जिनके जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर उनकी औलाद भी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, अगेन आपके घर की जगह, प्लेस ऑफ लिविंग चेंज हो सकती है, आपका करियर चेंज हो सकता है, और इस टाइम पर आप कोई नई प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न को वैसे ही बहुत शौक होता है प्रॉपर्टीज़ लेने का। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर दैम। एक्वेरियस, आपका अगेन ये आप कोई नया लाइसेंस ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, कोई बहुत अच्छा आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है जिसमें आप हायर लर्निंग करें, या फिर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के ऊपर भी जा सकते हैं। पाइसेस, अगेन दिस इज़ योर फाइनेंशियल एक्सेस। इट्स अ गुड टाइम कि आप देखें कि आप जिस तरीके से पैसे कमाते हैं वो क्या है, और आप अगर किसी पे डिपेंड करते हैं तो ये टाइम होगा जिसमें आप इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ ब्रीफ समरी। और किन किन चीज़ों से लोगों को मोहतात रहना चाहिए? इस टाइम पर मोहतात सिर्फ एक चीज़ से रहना है कि अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो ये नहीं सोचें कि हम पहले ऐसे थे और हम तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वक्त के साथ हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे फ़ोन्स होते हैं, हम उनको वर्जन अपग्रेड करते जाते हैं टाइम के साथ, हमने अपने आप को भी अपग्रेड करना है। तो सोचें कि किस चीज़, कौन सा ऐसा लाइफ का एरिया है जहाँ पे आप अपग्रेड नहीं होना चाह रहे हैं, और वहीं पे अपग्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत टाइम है चेंज का, क्योंकि हम एक सिचुएशन से निकल के दूसरी सिचुएशन में जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप उसको हैंडल करें। अच्छा, हमारे साथ कामरान साहब हैं, लाहौर से, उनसे बात करते हैं। लो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है असफर भाई, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी। क्या सवाल है कामरान आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी तारीख़ पैदाइश है 4 जुलाई 1980, ठीक है। और मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है कि क्या मैं कुछ कारोबार करने का सोच रहा हूँ और कुछ फाइनेंशियल थोड़े बहुत इशू हैं, तो क्या ये कुछ दिनों में हल हो जाएंगे या नहीं? जी, ओके, अगर तो सॉरी, कामरान नाम है उनका? ओके, कामरान, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है कहीं पे तो उसके ऊपर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। प्लस अगर आपका कोई अपना क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, किसी और के बिजनेस में जाने से बेहतर है कि अपना क्रिएटिव प्रोजेक्ट करें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपके दोस्त बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं इस टाइम पर आपको हेल्प करने के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी जिस तरह आप कह रही थी कि लोग चेंज एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, क्या हर स्टार के लिए मुश्किल होता है? मोस्टली जो फिक्स साइंस होते हैं, जैसे कि टॉरस है, लियो है, इनको प्रॉब्लम होती है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाने में। यानी कि अगर वो एक तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो कहते हैं हम हमेशा यही पहनेंगे, मगर क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, आपको अपना स्टाइल चेंज करना है, आपको मटेरियल चेंज करना है। तो इसी तरीके से जो फिक्स साइंस है उनको प्रॉब्लम होता है, बट एयर साइंस जो लिब्रा है, जेमिनाई है, वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से उसको चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, और अब सेहत के मामले में किन लोगों को केयरफुल रहना चाहिए इस हफ्ते? सेहत के लिए पाइसेस,
स्पाइसेस और जितने भी वाटर साइंस हैं, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, इन लोगों को बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिसमें उनकी सेहत को इम्पैक्ट हो सकता है। बिकॉज सैटर्न यानी शनि ने नज़र बनाई हुई है चारों साइड से उन पे, तो उनको रहने की ज़रूरत है इस तरह उनको से। केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है। केयरफुल रहने। ज़बरदस्त सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं एक और शानदार पाकिस्तानी से, रहते अमेरिका में हैं लेकिन बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। 12 साल से इनका तजुर्बा है लॉ एनफोर्समेंट, यूएसए में एज ए डिप्टी शेरिफ। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं। वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स इन जॉर्जिया, मैन ऑफ द ईयर, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ऑफिसर ऑफ द ईयर, एक इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मोटिवेशनल म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं। हमारे साथ हैं हाशिम अहमदानी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाशिम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। हाशिम, आप 12 साल से डिप्टी शेरिफ हैं जॉर्जिया में, कैसा तजुर्बा रहा आपका? इट्स डिफरेंट है थोड़ा, ऑफ कोर्स डिफरेंट फील्ड है और एज सच कोई प्लान नहीं था, लेकिन कम्युनिटी की बेहतरी के लिए करना अच्छा, पड़ा। ये सफ़र आपका शुरू कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे था कि कोई इतनी खास प्लानिंग थी नहीं इसकी, और फैमिली बैकग्राउंड था बिजनेस का। सो व्हेन आई माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, उसके चंद मंथ बाद ही आपका 9/11 एक ट्रेजेडी हुई थी वहाँ पे, और उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान का और मुसलमानों का नाम हो और अच्छाई में नाम हो। इमेज बेहतर हो। जी अच्छा, नहीं तो आपको शुरू से ही शौक था लॉ एनफोर्समेंट में जाना? नहीं, शुरू में शौक नहीं था। शुरू में क्रिकेट का बहुत शौक था और उसी की तरफ, खेल की तरफ ज़्यादा रुझान था। लेकिन ये जब ये 9/11 हुआ और मैंने देखा कि इतनी पॉजिटिव इमेज नहीं जा रही मुसलमानों की और पाकिस्तानियों के लिए, तो मुझे ये एक स्टेप लेना था जो कि बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए। तो इनिशियल फेज हाशिम क्या था? आपने अप्लाई किया, फिर वो कैसे शुरू कैसे किया? जी, अप्लाई किया था। उससे पहले आपका सिटीजन होना ज़रूरी है, तो उससे पहले आपको यूएस का सिटीजन होना ज़रूरी है। अच्छा। अगर आप लॉ एनफोर्समेंट जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। और उससे पहले मैंने एज ए सिक्योरिटी जॉब करता था कॉलेज में, देखिए ये मेरा फिर पैशन बन गया था उसके बाद। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एकेडमी ज्वाइन की, और एकेडमी बड़ी टफ थी। ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर भी था उस वक्त, और हर चीज़ इंग्लिश में थी, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। और फिर उसके बाद आप एकेडमी ग्रेजुएट करते हैं, और आपके 2 इदारे होते हैं, एक शेरिफ होता है, डेप्यूटी शेरिफ, और एक सिटी पुलिस होता है। तो आई चोज़ बीइंग अ डेप्यूटी शेरिफ। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस जॉब में? मुश्किलात ये होती है, मेंटल फिटनेस होनी ज़रूरी है, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस होना ज़रूरी है। उसमें अगर आप देखें पुलिस फोर्स को, लोग समझते हैं कि बस आते हैं, हैंडकफ करते हैं, लेके चले जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में आप एटलीस्ट वहाँ पे आप मैरिज काउंसलर भी होते हैं, आपको डोमेस्टिक इश्यूज़ भी सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर कोई किसी का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, फिर भी वो 911 पे कॉल करते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, वो भी करना पड़ता है। और फिर जो रॉबरीज होती हैं, आपकी बर्गलरीज होती हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, चोरों के पीछे भागना होता है, वो हर चीज़ एक मिक्सचर एक चीज़ का। मुझे बात बताएं हाशिम, जिस तरह अब ऑफ कोर्स आप यहाँ का भी ये सारा पुलिस का निज़ाम आप देखते होंगे, और कभी आपने ये भी मतलब ये भी होता है ना कि अगर आप कोई लॉ को इन्फोर्स कर रहे होते हैं तो फिर आपकी दुश्मनियाँ बहुत डेवलप होना लोगों से शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं हम देख लेंगे तो हम बाद में। क्या ये वहाँ पे भी इस तरह की कोई चीज़? जी होता है, मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ था। अच्छा। और ये एक हिस्सा है इस चीज़ का। ये आपके ऊपर होता है कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। जब आप लॉ एनफोर्समेंट में जा रहे होते हैं तो आपको एकेडमी में सब बताते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है, आपका क्या फ्यूचर हो सकता है, और आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ये जब आप इस जॉब पे जाते हैं तो ये सेक्रीफाइस आपको देनी पड़ती है।
ये होता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगता है हाशिम कि हर इंसान अपने लिए तो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, लेकिन अब जब अपनी फैमिली या अपने घर वालों की बात आती है तो वो एक इंसान की आई थिंक वो वीकनेसेस तो होती ही हैं। क्या आपको डर होता है क्या मेरी वजह से इनको कोई नुकसान ना कोई पहुंचा दे या पहुंच जाए? आपको इस तरह के कभी इनसिक्योरिटी रहती है? जी होता है, ऐसा वहाँ पे भी होता है, काफ़ी दफ़ा हुआ भी है। मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे ऑफिसर्स डेप्यूटीज़ जो मैं जानता हूँ जिनको, उनके साथ भी ये हुआ था। और वहाँ पे भी, यहाँ पे मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन वहाँ पे होता ज़रूर है। होता है वहाँ पे भी? जी जी वहाँ पे भी होता है। अच्छा हाशिम, अब एक जब आप एक शेरिफ होते हैं या आप किसी भी इस तरह की फोर्सेस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो एक फेयर ऑफ डेथ को आपको काउंटर करना होता है इमीडिएटली। पहली चीज़ जो आपको हटा के अपने इस दिमाग में से निकाल देनी होती है वो दैट्स द फेयर ऑफ डेथ, मौत का जो खौफ है। आपको इसकी तरफ काम करना मुश्किल लगा? नहीं, देखिए इस्लाम में भी ये है कि अगर आप किसी की जान बचा रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरी ह्यूमैनिटी की जान बचा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है कि पुलिस वाले जो होते हैं, यहाँ पे भी मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि वो अपनी जान की परवाह करे बगैर दूसरों को बचाने के लिए जाते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ एज दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, राइट। सो इसमें होता क्या है कि फेयर होना अच्छा है, लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखिए दे आर डिपेंडिंग ऑन यू। बिल्कुल सही बात है, और ये किसी न किसी को तो ये एक काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं हाशिम, अभी तक तो आप यहाँ तक आपका सफ़र रहा बहुत ही कामयाब, आगे क्या सोचते हैं करने के लिए? आगे और भी करना है, कंटिन्यू रखूँगा इस चीज़ को। देखिए पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग, आई लाइक टू डू दैट, आई लाइक टू बी पॉजिटिव चाहे जो भी सिचुएशन हो। लेकिन लोग डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए इस चीज़ में तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं लोग कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। आपके ख्याल से पाकिस्तानी पुलिस को क्या करना चाहिए, कौन से इकदाम लेने चाहिए अपने पूरे डिपार्टमेंट को अपग्रेड करने के लिए? आपने सवाल ऐसा पूछा है तो अब यह है कि पुलिस एक दे फाइट द क्राइम। सो पुलिस एक ही चीज़ एक ही तरीके से होती है, एक ही चीज़ के अगेंस्ट होती है कि क्राइम ना हो, कि लोगों की जान किस तरह बचाई जाए, लोगों को किस तरह महफूज किया जाए। तो आई थिंक इफ़ वी कोलैबोरेट, अगर हम कोलैबोरेट करें और हमारी चीज़ें वो सीखें, उनकी कुछ अच्छी चीज़ होगी जो हम सीख सकते हैं, तो अगर उस तरह चलें तो बेहतरी हो सकती है। अच्छा हाशिम, जब आप बाहर अपनी ड्यूटी पे होते हैं और ऑफ कोर्स आप जब क्रिमिनल्स को इनकाउंटर कर रहे होते हैं, कोई भी क्राइम सीन पे आप जा रहे होते हैं, अगर आप वहाँ पे आपको पता चलता है कि क्राइम किसी पाकिस्तानी से हुआ हुआ है, सो डू यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम? नो, नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू डू माय जॉब। लेकिन कभी कभी लोग पूछते भी हैं कि आप आर यू पाकिस्तानी है? ऑफ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तानी दिखने में तो इंडियन पाकिस्तानी से क्वाइट सिमिलर है, तो देखते ही पूछते तो होंगे आपसे। जी जी, बड़ा पूछते हैं और मैटर ऑफ फैक्ट बोलते हैं कि आप पाकिस्तानी हो कि हमें टिकट दे रहे हो, ट्रैफिक टिकट। तो ये होता है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। आई कैन, मैं ये नहीं कर सकता कि यार ये पाकिस्तानी है तो उसको छोड़ दो, जाने दो। हाँ, बिकॉज वही चीज़ के लिए मैंने किसी और को अगर टिकट दी है, सो आई हैव टू डू द सेम फॉर दिस गाय। अच्छा हाशिम, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन क्राइम्स दैट यू एनकाउंटर? रॉबरीज, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि मगिंग होती है जी जी, जैसे स्ट्रीट क्राइम, स्ट्रीट क्राइम्स होता है, बर्गलरीज होती हैं कि घर में चोर घुस जाते हैं और गाड़ियों के शीशे तोड़ के चीज़ें ले लेते हैं, और ड्रग्स होती हैं वहाँ पे हर चीज़ होती है जो यहाँ पे होती है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है और ड्रग्स और ट्रैफिक वायलेशंस के हम लोगों को पुल ओवर करते हैं कि इट्स नॉट ट्रैफिक वायलेशन इज़ नॉट क्रिमिनल, लेकिन फिर भी हम उस पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि अगर कोई कि ट्रैफिक वायलेशन से तो आप बहुत ज़्यादा एक इमरजेंसी भी नाफिज हो सकते हैं ना, किसी को नुकसान पहुंच सकता है, किसी की ज़िंदगी पे बात आ सकती है। इफ़ दे आर नॉट एबल टू ड्राइव, वो खुद की ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। हाशिम, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और हमारी यही दुआ है आप इसी तरह कामयाबियों के सफ़र तय करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीनो हज़रात। वक्त हुआ जाता है अब एक्सरसाइज का। आपको पता है कि जैसे ही आप लोग अपना वेट लूज़ कर रहे होते हैं, कभी वेट गेन कर रहे होते हैं या डाइटिंग पे जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में होते हैं। आपको पता है आपके नीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा उस बात का असर पड़ रहा होता है, आपके घुटनों पे, आपके जो आपकी कोहनियाँ होती हैं, इनके ऊपर जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट होती है वो नी जॉइंट्स होते हैं, आपके घुटनों के जॉइंट्स होते हैं। नीज़ को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए ये आज हमें सिखा रही हैं साइमा इरफान। चल के देखते हैं कि साइमा आज हमें कौन सी एक्सरसाइज सिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मैं हूं साइमा इरफान और ये कि देखिए मैं आपको कितना सेहतमंद देखना चाहती हूँ, ये आपकी सोच है। और ये देखिए आज ये क्या लेके आई हूँ। बच्चे खेल रहे थे और मेरा भी दिल चाहा मैं भी खेलूँ, लेकिन ये कि मेरा खेलना और उनके खेलने में थोड़ा फ़र्क है कि मैं इससे ये है कि नी का पेन ख़त्म करूँगी। कैसे? आप मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं किस तरह से। ये देखिए मैंने अपनी बॉडी को इस तरह से, लेग को मैंने स्ट्रेट किया, ठीक है, और मैंने अपनी दोनों लेग्स को इस तरह से स्ट्रेट करते हुए इस तरह से ये बॉल को मैंने नी के नीचे रख दिया। नी का पेन ऐसा है, यकीन करें दिन में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब रात को आप बेड पे जाते हैं उसके बाद तो फिर जो है नी कहती है कि बस उठाओ ही ना मुझे, और इतने पेन होता है कि यकीन करें नाकाबिले बर्दाश्त होता है। क्या करें? सबसे पहले कि जो है अपने खाने पीने का ख्याल रखें और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए नी के पेन में, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये बता देती हूँ ये इसका क्या रीज़न क्या है मेरे हाथ में आने का। ये मैंने यहाँ पे रखा और इसके साथ मैंने यहाँ से नी को प्रेस किया और अपने फीट को भी ऊपर लेके गई हूँ इस तरह से स्लोली स्लोली, और स्लोली स्लोली करते हुए मैंने इसको 10 की काउंटिंग से मैंने इसको ऊपर नीचे किया इस तरह से, ठीक है। 10 की काउंटिंग से इस तरह से किया, और ये देखने वालों को शायद इतना फील ना हो रहा, लेकिन यकीन करें इतना प्रेशर आ रहा है यहाँ पे कि आपकी सोच है, और ये प्रेशर आपकी नी को कितना सही कर देगा। जब आप लोग ये करेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा। ये इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, ठीक है। इसके साथ हमने सिर्फ ऐसे ही रख देना है, ऊपर नहीं उठाना अपने फीट को, सिर्फ यहाँ से हमने प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ से हमने प्रेस करना है। ये इसकी सेकंड एक्सरसाइज हो गई, और ये इतनी फ़ायदेमंद है, यकीन करें जब आप इसको रेगुलर वे में करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये साइमा ने जो बताया कितना अच्छा बताया, और दुआएं देंगे आप लोग, ठीक है। और इसी के साथ हम सेकंड लेग को भी ऐसे ही करेंगे। मैंने अपने नी के नीचे ये रखा, बॉल को रखा और अपने फीट को ऊपर उठाया इस तरह से, हल्का हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि जब ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होगा कि ये आपको ज़्यादा पेन हो सकता है, और हमने पेन नहीं करना, हमने आपके पेन को कम करना है, ठीक है। और ये हमने 10 की काउंटिंग से या 30 सेकंड से हमने इसको इस तरह से किया और ऊपर लेके गए। अब क्या किया हमने? सिर्फ अपने नी को प्रेस किया, यहाँ से पाँव को मैंने नीचे रख लिया, यहाँ से प्रेस। ये आपको लग रहा होगा कि प्रेस नहीं हो रहा, जब आप लोग करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितना प्रेशर आ रहा है नी के अंदर, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट जो है इसकी एक्सरसाइज, ये सेकंड वाली एक्सरसाइज हो गई। तो आप जब करेंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा, और इसको आपने 30 सेकंड के से कर लेना है, और इसके 3 सेट्स इसके कर लेने हैं आपने, और इसको रेगुलर करना है। और इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने खाना खाया हुआ है, नहीं खाया हुआ, या जितना भी टाइम गुजर गया, जब जब आपके पास टाइम हो ये आप इस तरह से कर लिया करें। और जिन लोगों की नी में पेन है वो नीचे नहीं बैठ सकते, ठीक है, नीचे नहीं बैठ सकते, तो क्या करें कि आप अपनी चेयर को ऐसे रखिए, चेयर पे बैठिए और अपने सामने लेग पे आप जो है स्टूल के ऊपर रख लें, या फिर आप सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं, यही वाली एक्सरसाइज। लेकिन जब आप नीचे बैठ के करेंगे थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन नीचे बैठ के करने में जो मज़ा आएगा वो बेड पे नहीं आएगा, सोफे पे नहीं आएगा, ये नीचे बैठ के आपको करने में ये मज़ा आएगा। और आहिस्ता आहिस्ता उसका तरीका क्या है कि जब आप उठेंगे तो क्या है, डायरेक्ट ऐसे नहीं उठना, आपने दोनों हाथ इस तरह से करते हुए पहले आपने ये लेफ्ट वाले लेग को उठाना है, और फिर इस तरह से उठ के और किसी सहारे से आपने उठ जाना है। इससे क्या होगा कि आपको नी में पेन नहीं होगा, आप इजीली उठ पाएंगे, ठीक है। ये मैंने 2 एक्सरसाइज बता दी हैं। इसके साथ मैं थर्ड वाली एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये उससे भी ज़्यादा मज़े की है, ठीक है। क्या है? नी को इस तरह से हमने अपने फीट को इस तरह से हमने क्या है सराउंडिंग में इस तरह इसको रोटेट कर लिया क्लॉकवाइज, ठीक है।
क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी आपने 30 सेकंड से आपने इसको कर लेना है, या आपने 10 की काउंटिंग से आपने इसको करना है। क्लॉकवाइज करना है आपने 10 टाइम, और एंटी क्लॉकवाइज भी आपने 10 टाइम करना है। ये तो थी रोटेशन, ये थर्ड मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है। और इसके साथ एक और बड़ी मज़े की है, वो भी बहुत मज़े की, और यकीन करें जब आप करेंगे ना आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़े की। ये देखिए, पाँव को मैंने सीधा किया, और अब मैंने क्या करना है, अपने फीट को ये साइड में लेके जाना है। ये साइड जो आपके फीट की साइड होती है, ये आपने ज़मीन पे लगानी है ऐसे। ये इस तरह से जब आप करेंगे तो ये आपकी यहाँ तक प्रेशर आएगा, आपके काफ के मसल्स, आपकी नी, ये पूरी ये आपके मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके जो अपनी लुब्रिकेशन है आपकी नी का, वो जो है एक्टिव होगा, और यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता आपकी नी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपने वजन को भी कम करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने ये एक्सरसाइज करनी है और खाने पे ध्यान नहीं देना, ये सब चीज़ें साथ साथ है, क्योंकि एक्सरसाइज उस वक्त असर करती है जब आप अपने खाने पे भी तवज्जो देते हैं। तो प्लीज़ अपने डाइट का ख्याल रखिए और अपने खाने को बैलेंस करके खाइए, और भूख रख के खाना खाएंगे तो यकीन करें आप बहुत अच्छी लाइफ आपकी हो जाएगी और आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। और ये देखिए, ये तो मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज बताई, ये साइड में करने हैं, और इसके साथ इसी फीट को आपने बिल्कुल सीधा कर लिया, थोड़ा सा लेग्स में गैप दिया, और अब आपने ये अपने टोज को नीचे ज़मीन पे लगाना है। किस तरह से, ये देखिए ऐसे, ये तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये देखिए मेरी नी जो है किस तरह से बैंड हो रही है, मेरी लेग बैंड हो रही है, काफ के मसल्स ये जो है स्ट्रेच हो रहे हैं। तो ये पूरी आपकी नीज, आपकी थाइज, आपके पूरे मसल यहाँ तक इसका जो है खिंचाव आ रहा है। तो इससे क्या है कि आपकी पूरी लेग्स की तो जो एक्सरसाइज तो हो रही है, लेकिन नी पे कितना अच्छा असर डाल रहा है, वो जब करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितना आपको सुकून मिल रहा है। और ये बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, जब करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा किस तरह से करनी है। इसको भी आपने क्या है 10 की काउंटिंग से कर सकते हैं, 30 सेकंड से कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है उतना कीजिए। और इसके साथ साथ खाने पीने का इस तरह से ख्याल करेंगे, खाने में आपने कोई ऐसी चीज़, ठंडी चीज़, खट्टी चीज़ से परहेज़ करें। और रात में ख़ास तौर से, दिन में तो आप विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन डी इंटेक कर सकते हैं, धूप से धूप लीजिए। और आजकल तो मौसम है इसका सर्दियों का मौसम है, धूप बड़ी मज़े की लगती है, तो आप धूप में बैठ के आप 10 मिनट 15 मिनट गुजारिए। और ख़ास तौर से मॉर्निंग की जो धूप होती है वो बेस्ट होती है आपकी जॉइंट्स के पेन के लिए, आपके हड्डियों के लिए, और आपको बहुत हेल्दी रखती है, और आपको ये डिप्रेशन से बचाती है। धूप जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इससे फ़ायदा हासिल कीजिए। और आई होप कि आपको ये आज की भी एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि आजकल मैंगो सीज़न आया हुआ है, जगह जगह मैंगो के स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत जगह पे कार्निवल्स हो रहे हैं जहाँ पे मैंगो कार्निवल्स हमारे शहर के अंदर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जो आम है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। पाकिस्तानी मैंगोज़ वर्ल्ड वाइड अपनी फैनशिप रखते हैं। और आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंगो का सीज़न आया हुआ है तो प्लीज़ मैंगोज़ को एंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा हल्का हाथ रखिए। इतने ज़्यादा भी मैंगोज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खाएंगे तो ऑफकोर्स आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंगो शेक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैंगो शेक जिस तरह मैं बनाता था शुरू में, और अभी तक मैं बनाता हूँ, मैं कभी भी मैंगो शेक बनाते मेरा ब्लेंडर यूज़ नहीं करता। मैं मैंगो का पल्प निकालता हूँ, पल्प निकाला उसके अंदर थोड़ी सी मलाई डाली, दूध डाला, और एक बड़ी पुरानी चीज़ आती थी बलौनी, उससे आपने थोड़ा सा जिस तरह लस्सी को नहीं आप करते वैसे किया, और इतने मज़े का गाढ़ा मैंगो शेक तैयार होता है। जो बर्फ़ डाल के अगर आप पिए तो फिर आपको लंच वंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का, और चलते हैं शेफ़ नौरीन की तरफ। थैंक यू फॉर सो मच। चलें जी, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है, आजकल क्योंकि फ्रूट्स का बहुत ज़बरदस्त मौसम आया हुआ है, क्योंकि जब आम आता है तो आम के साथ
डिफरेंट किस्म के सारे सिट्रस और सारे इस तरह के ये लाइक फ्रूट्स आ जाते हैं मज़ेदार किस्म के, लाइक खुबानी हो गए, एप्रिकॉट हो गया, प्लम्स हो गए, एंड अपना आड़ू हो गया, पीच हो गया, मैंगो हो गया, लीचीज़ हो गई, लाइची हो गई, ये सारी चीज़ें, सारे जो फ्रूट्स होते हैं ना मज़ेदार किस्म के सारे आ जाए। तो मैंने सोचा चले आज हम एक फ्रूट सैलड बनाते हैं जो कि छोलों के साथ बनेगा, चिक पीस के साथ बनेगा, और उसमें हम समोसे की पट्टी या मांडा पट्टी भी बोल सकते हैं उसको, एंड पापड़ी भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसके साथ हम ये एक मज़े सा एक चिक पीस सैलड बनाएंगे जो फ्रूटी एंड सिट्रसी सैलड बनेगा, बहुत ज़बरदस्त सा। अच्छा, ये मैंने ऑयल गरम किया। आप सोच रहे होंगे सैलड बन रहा है तो ऑयल का क्या काम, ऑयल हम इसमें जो फ्राई करेंगे, ये मैंने मांडा पट्टी ली थी, ठीक है, इस तरह से जो समोसे की पट्टी होती है, इसको मैं हमने थोड़ा सा यूं करके रोल करना होता है, और ये देखिए मैंने इस तरह से काट के रखी थी थोड़े रिंग्स में, ठीक है, रिबन्स की तरह। ठीक है, चले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ तो फिर मैं आपको ये बताऊँगी मैंने कैसे कट किया। सबसे पहले इसमें हमें चाहिए 1 से 1.5 कप छोले उबले हुए, ठीक है, वाइट ले लें या ब्लैक ले लें, एंटायरली अप टू यू। नमक हस्बे जायका। अच्छा, ये कुटा हुआ ज़ीरा है, ज़ीरे को थोड़ा सा तवे पे आप भून लें, फिर उसको अच्छी तरह से कूट लें। ये काली मिर्च का पाउडर, क्रीम इसमें जाएगा हाफ पैकेट, चीनी हस्बे जायका, और ये वही समोसे की पट्टी है। फ्रूट से मैंने आप लोग कोई भी ले सकते हैं, मैंने इसमें मैंगो लिया है, बनाना लिया है, चीकू लिया है, एंड मैंने पीच लिया है। आप लोग इसमें चेरीज़ भी डाल सकते हैं, लाइक बीज निकाल के चेरीज़ भी डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ का अगर मौसम तो अभी नहीं है, लेकिन अगर फ्रोज़न आपके पास पड़ी है तो वो भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं, और एप्पल भी डाल सकते हैं आप लोग इसमें, लेकिन मैंने ये 4 फ्रूट्स लिए, और पाइन एप्पल भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये फ्रूट्स जाएंगे। और चलें अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए समोसे की पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है, फिर हमने इस तरह से इसको हमने काटा है, ठीक है। ये बिल्कुल रिबन्स की तरह कटेंगे, क्योंकि ये जब ऊपर से फ्राई होके जाएंगे, जब हम सैलड बना लेंगे, इसको मिक्सिंग कर देंगे, तो जब ये ऊपर से जाएंगे तो बहुत खूबसूरत इसका लुक आएगा, लच्छेदार जो होता है, और खाने का भी मज़ा आएगा। इसमें आप लोग पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा ये वाली जो चीज़ है ना, ये ज़्यादा अच्छी लगी। हम इसको डीप फ्राई करेंगे इस तरीके से। हम ये वाले भी डाल दो, हमने पहले से काट के रखे थे, हम ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये हमारा स्पाइडर है, इसमें ऑयल ज़ाया नहीं होता, हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं इससे फ्राई कीजिए, इससे ऑयल सारा स्ट्रेन हो जाता है। तो इतना वो हम नॉर्मल चमचों से फ्राई करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑयल रह जाता है, फिर इसमें भी बहुत ऑयल आ जाएगा जो हम चीज़ें फ्राई कर रहे हैं। चलें जी, ये हमारा फ्राई हो रहा है, विद इन सेकेंड ये पूरा फ्राई होगा। थोड़ा सा कलर ही देना होता है हमने इसमें, गोल्डन ब्राउन। ये हमने यहाँ पे किचन टॉवल रखा हुआ है ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलें जी, ये हमारा फ्राइंग का भी हो गया। हम अपना फ्लेम ऑफ कर देते हैं इस तरीके से। ये बहुत डिफरेंट सा बनेगा और ये बहुत मज़ा आएगा। इसमें लेमन जूस भी जाएगा, लेमन जूस, लीमू का रस भी हम इसमें ऐड करेंगे। चलें जी, ये हमारा फ्राई हो गया है, हम इसको इधर रख देते हैं। ऑयल हम अपना हटा देते हैं, हम नीचे रख देते हैं, थोड़ा क्लियर अप कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मिक्सिंग की तरफ। चलें जी, ये हमारा आया बोल, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आपका लेमन का जूस, हमें चाहिए होगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मैंगोज, ठीक है, इसमें मैंगो चले गए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बनाना। अच्छा, कुछ लोग पहले से काट के रख देते हैं ज़्यादा देर बनानास को, तो जब भी आप लोग बनानास को काट के रखना, आपको पहले से काट रहे हैं, लाइक आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज़ कर देना है बनानास के ऊपर, तो वो काला नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे फ्रूट्स चले गए इसके अंदर। चले जी, हमारे फ्रूट्स आ गए इसके अंदर। चले जी, इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, 2 to 3 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस का चला गया, ठीक है। फिर इसमें जो आएगा, मैंने आपको बताया कुटा हुआ ज़ीरा, जो रोस्ट करके हमने इसको कूट लिया, ये इसमें जाएगा अराउंड 1.5 टेबलस्पून, ठीक है। इसमें आएगा नमक हस्बे ज़रूरत, मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। चाट मसाला इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून हीप्ड भर के, ठीक है। और फिर हम इसमें डालेंगे शुगर। ये मैं इसलिए लेमन जूस में डाल रही हूँ ताकि सारा अच्छी तरह यकजान हो जाए,
ताकि फिर आराम से हम इसमें पोर करके हम इसको मिक्स कर सकें। हम इसमें 5 टीस्पून हमने शुगर के ऐड कर दिए, ठीक है। और फिर ये काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून कर लें। और फिर हम इसको अच्छी तरीके से इस तरह से हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर हो गया, चाट मसाला हो गया, लेमन का रस हो गया, काली मिर्च का पाउडर हो गया, कुटा हुआ जीरा हो गया, ठीक है। ये हम अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे, ठीक है। ये हमने इसके अंदर डाला। इसको हम एक और स्पून लेते हैं, फोक ले लेते हैं बल्कि, और हम इसको अच्छी तरीके से इसको हम यूँ मिक्स करेंगे। अच्छा, चाहे तो आप लोग इसमें ऑरेंज जूस ऐड कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का आप जूस ले लीजिए, या कोई पाउडरी जूस को थोड़ा सा हमने लिक्विडिटी में करके हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक हाफ अ ग्लास ऑरेंज ले लें, मैंगो फ्लेवर का ले लें, किसी भी लेमन फ्लेवर का ले लीजिए, तो ये थोड़ा सा अच्छा होगा, सॉसी सा। लेकिन मैं इसमें भी ये मैंने ऐड किया है लेमन का जूस के, ये थोड़ा डिफरेंट बनेगा, थोड़ा ड्राई बनेगा, लेकिन आप थोड़ा सा अपने सिट्रस फ्लेवर का भी आपने कोई भी जूस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो चिकपीस हैं, छोले, हम इसमें ऐड कर देंगे छोले, ठीक है। थोड़े से मैं ग्लासेस में सजाऊंगी थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए। इसमें हमने छोले ऐड कर दिए हैं। अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। चलिए, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने ग्लासेस सजाए हुए, यहाँ 1 सिंगल सर्विंग है, आप लोग प्लेटर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या थोड़ी सिंगल सर्विंग कर देते हैं। हमने सबसे पहले इसमें डालने हैं छोले, ठीक है। हम सारे छोले इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले। ये बहुत डिफरेंट सी बनती है, प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू, यू विल लव इट। ये तो चिकपी फ्रूट सैलेड भी हो गया, और प्लस ये हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि इसमें छोले भी हैं, सारे फ्रूट्स भी हैं, तो यू विल रियली, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए जी, हमने इसमें छोले ऐड कर दिए, 2-3 और हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने फ्रूट का सैलेड बनाया था, ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये हम दे देते हैं इधर, हम क्रीम भी इधर, ताकि हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हम अपने करीब रख लें। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ये जो फ्रूट्स का हमने बनाया था पूरा मिक्सचर, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आराम से इसमें डालें, ताकि साइड से ग्लास गंदे नहीं हों, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड किया, फिर ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं क्या ये कौन सा सैलेड होता है जो कि मीठा भी होता है, तीखा भी होता है। आप लोग ये बना के देखिएगा, आई एम टेलिंग यू, आप लोग यू विल लव इट, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा खाने में। मैं तो फ्रूट चाट जब भी बनाती हूँ, मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। चलिए जी, हम एक और सर्विंग कर देते हैं, ये इस तरीके से। आप लोग की मर्जी, जो भी आप लोगों को फ्रूट से, खरबूजा भी आप लोग डाल सकते हैं, बस वाटरमेलन नहीं डालेगा क्योंकि वो थोड़ा सा वाटरी होता है, तो पानी छोड़ देगा। आप इसमें सेब डाल सकते हैं, पाइनएप्पल के चंक्स डाल सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। ये आ गया, फिर हम इस तरह से इसको सर्व करेंगे हम ये। और आप लोग एक सिंगल सर्विंग जो होती है, बोल जो होता है बड़ा वाला, उसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा मुझे सिंगल सर्विंग ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं सिंगल सर्विंग्स ही देते हैं, तो वो मज़ा आता है। सिंगल सर्विंग की एक अपनी बात होती है। चलें जी, ये हुआ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी इस तरीके से, ठीक है। और ये जो क्रीम मैंने रखी हुई थी, इसमें कोई मीठा नहीं है, सिंपल हाफ पैकेट टेट्रा पैक क्रीम है, इसको मैं ऊपर इसके ड्रिजल करूँगी। ये ऊपर ड्रिजल हो जाएगी इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून, ठीक है, वरना तो फिर वो क्रीमी फ्रूट सैलेड बन जाएगी। और जिसको ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा क्रीम डाल दे, नॉट अ प्रॉब्लम।
ये हो गया। अब हम इसके बाद ये जो हमने ये फ्राई करके रखे हुए थे समोसे की पट्टी, मांडा पट्टी, ये हम इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से सजा देंगे, बिल्कुल एक बंच सा बना देंगे, नेस्ट जो होता है। ये खाने में भी मज़ा आएगा और सजाने की तो खैर अपनी ही बात है। सजे हुए खाने मुझे बहुत पसंद है, बशर्ते के टेस्ट में भी अच्छे हों, क्योंकि कुछ लोग सजाते बहुत अच्छा है, क्वीन है सजाने के, लेकिन टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा होता। मैं अक्सर रेस्टोरेंट में जाती हूँ, होटल्स में जाती हूँ, लंचेस पे, ब्रंचेस पे, हाई टीज पे, बुफे हम जाते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं कि यार व्हाट अ प्रेजेंटेशन। लेकिन आप यकीन करें बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिनका मुझे टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं कहती हूँ सजावट भी हो और टेस्ट भी हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। चलें जी, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें और डाल देंगे, क्योंकि क्रिस्पी भी क्रंची भी तो थोड़ा मज़ा आता है, क्रंच मुंह में जब आता है तो। आप हम इसकी जगह हम पापड़ी भी यूज़ करते हैं, जो पापड़ी होती है नॉर्मल, हम वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, हम इसमें पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों को अवेलेबल हो। लेकिन समोसे की पट्टी का भी एक अपना मज़ा है और पापड़ी का भी अपना मज़ा है, जो भी आप लोग चाहें आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला और इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर थोड़ा सा ग्रीन आपके पास मिंट लीफ है तो एक एक पत्ता आप ग्रीन का ऊपर लगा दीजिएगा, थोड़ा सा उससे और इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। चलें जी, अब मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ कि मैंने किस तरह ये चाट बनाई थी। क्रीमी, लाइक क्रीमी तो नहीं बोलेंगे, लाइक चिकपी चाट। मैंने इसमें फ्रूट्स लिए थे, लाइक 2 मैंगो ले लिए थे, एक मैंने 2 चीकू ले लिए थे, ठीक है, उनको मैंने डीसीडेड कर लिया था। और आपका मैंगो, चीकू, बनाना और अपना ये हमने इसलिए, फिर हमने 1 कप उबले हुए छोले ले लिए थे, ठीक है, वो हमने इसमें ऐड किए। फिर हमने बोल में सारे फ्रूट्स डाले, चिकपीस डाले, हमने कुटा हुआ ज़ीरा डाला, चाट मसाला डाला, काली मिर्च का पाउडर डाला, हस्बे जायका नमक हमने इसमें ऐड किया, लीमू का रस हमने इसमें ऐड किया और शुगर, ठीक है, हमने वो मिक्स करके हम सारे मसाले हमने सारे इस तरह फ्रूट्स को हमने मिक्स कर दिया। फिर हमने चिकपीस इसमें ऐड किए, छोले हमने इसमें डाले, फिर हमने प्रेजेंटेशन कर दी इस तरीके से। पहले हमने चिकपी डाले, ऊपर हमने फ्रूट सैलेड डाला, फिर हमने ऊपर मांडा पट्टी की जो हमने फ्राई किया था वो हमने सारे पे स्प्रिंकल कर दिया, फिर हमने ऊपर से चाट मसाला डाला, क्रीम को हमने ड्रिजल किया। तो ये हमारी क्रीमी सी भी लाइक चिकपी चाट या फ्रूट सैलेड विद चिकपीस हमारा ये रेडी हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग को ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं बस ब्रेक की तरफ, फिर ब्रेक से वापस आते हैं तो देखते हैं असफर के पास कौन से अमेजिंग से गेस्ट आए। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है आपकी पुरजोर फरमाइश पे आपके बहुत ही फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। ठीक ठाक है। बेहतरीन डॉक्टर साहब, आज जी। किस बारे में हम बात कर रहे हैं? आज इसमें बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर चेहरे पे भी होता है, मुंह के अंदर भी होता है, बॉडी में भी होता है। एक बड़ी कॉमन सी डिजीज है, कहते हैं लाइकन प्लानस, LICHEN, लाइकन प्लानस। अच्छा, लोग समझते हैं कि दाने भी हैं और खुद घर में डॉक्टर साहब इसका उर्दू नाम क्या है? उर्दू नाम अल मशहूर नाम। अल मशहूर देखिए, लाइकन प्लानस एक्जिमा की एक फॉर्म होती है। अच्छा, और बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या दाने हो गए, गर्मी दाने हो गए, या फिर कोई एलर्जी समझते हैं। वो समझते हैं कोई अंडा खा लिया था या कोई इस तरह की चीज़ खाई थी कि जिसको खाने के बाद से हमें शदीद एलर्जी हुई। तो बिल्कुल ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, जो बढ़ती है। अभी हम पिक्चर्स भी दिखाएंगे, तस्वीरें भी, जो बढ़ती है आपकी अगर एंग्जाइटी ज़्यादा हो, या अगर आप बहुत मिर्च मसाले खाते हो, या आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती हो, या आप एंग्जाइटी में हो, या आप बहुत ज़्यादा बीफ का इस्तेमाल करें, स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, अल्कोहल इंटेक ज़्यादा हो, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आप मिर्च मसाले के अलावा सेकंड चीज़, अगर आपकी कोई थोड़ी एसिडिटी ज़्यादा, एसिड रिफ्लक्स हो, ठीक है, उसे मुंह के अंदर भी आता है। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन से मिलता जुलता है मुंह के अंदर, और एक्जिमा से मिलता जुलता है बॉडी के अंदर। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। इसका इलाज भी बड़ा सिंपल है, मगर लोग खुद क्या करते हैं कि जी गूगल से सर्च किया, समझते हैं अच्छा ये मेरे बॉयल्स हैं, सिस्ट हैं। जैसे कल भी मैं एक्नी की बात कर रहा था तो एक खातून ने कहा कि जी ये मेरे सिस्ट हैं। तो सिस्ट
व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, नोड्यूल्स, कॉमेडोन सारा एक ही खानदान है। आप एक्ने का ट्रीटमेंट करेंगे तो निशान भी जाने चाहिए, सिस्ट भी जाने चाहिए, सिस्ट अलग कोई चीज़ नहीं है। हो सकता है कि आपको गुठली टाइप बन जाए। अच्छा, लोग बड़े परेशान में हैं। डॉक्टर साहब, जो गुठली चेहरे पे बनती है ये कुछ वक्त के बाद डिजॉल्व भी हो जाती है? डिजॉल्व भी हो जाती है खुद से ही? बिल्कुल हो जाती है, मगर उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अगर आप उसको डिले कर देंगे तो हो सकता है खड्डा छोड़ के चला जाए, निशान चला जाए उसका ना, तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। और सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप खुद जो मेडिकेशन करते हैं उससे चेहरा बर्न भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट से को रिलेट ही करता हुआ एक सवाल है डॉक्टर साहब। जो लोग अपने चेहरे पे फेशियल सर्जरीज करा लेते हैं, मतलब चेहरा ऑल्टर कराने के लिए, जैसे नोज जॉब करा ली, या डॉक्टर साहब जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो ये अपर आईलिड की सर्जरी करा लेते हैं, जैसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा एक्सेसिव स्किन आ गई है तो वो उसको काटने के लिए, या जो फेस लिफ्ट होता है, जो पूरा जो एक प्रोसेस है, जो चेहरे का आधी कंटूरिंग होती जो है, वो जो आगे यहाँ से कहते हैं स्टिच कर देते हैं पूरा पीछे करके। हाँ। डॉक्टर साहब क्या ये करवाने के बाद काफी लोगों का ये मानना है कि चेहरा फिर पहली ही पोजीशन पे आ जाता है थोड़े दिन के बाद? नहीं, अगर आप उसको मेंटेन करें, सही जगह से करवाएं, मेंटेन करें, उसका थोड़ा सा एहतियात होती है ना कि उसके बाद क्या आपको लगाना है, क्या खाना है, आप मेंटेन करें तो देखिए डेफिनेटली थोड़े दिन के बाद थोड़ा उसको आप थोड़ा रिपेयर तो कराएंगे, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आजकल आपको पता है नोज जॉब का एक बहुत ही प्रेवलेंट ट्रेंड है, और ये पहले पूरी दुनिया में था, लेकिन अब आपको पता है टर्की ने पूरी दुनिया में इसके जो रेट्स हैं वो भी बहुत कम हो गए। क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया। अफोर्डेबिलिटी अब ज्यादा आ गई। आपको पता है खवातीन होता है जितनी भी ओरिएंटल रेसेस हैं, जैसे कि थाई है और जापानीज है, अब डॉक्टर साहब वो इतने ज्यादा नोज जॉब करा के उनकी शक्ल बड़ी यूरोपियन लगने तो देखिए एक तो उनकी जीन्स में बड़ा वो फर्क आया है, क्योंकि आप देखते हैं जो चाइनीज थे आज से 50-60 साल पहले उनकी जो बॉडी का वो स्ट्रक्चर नहीं था, अब जब मैरिजेस से अब वो चेंज हो गया उनका। अब नोज जॉब बहुत लिमिटेड लोग कराते हैं। आप पूरी जापानीज और फिलिपिनो सारी रेस ही चेंज हो चुकी है, तो वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन होती है इनका। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए कॉलर है हुमैरा लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। जी हुमैरा, क्या सवाल है आपका? जी मेरा अक्सर भाई डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि प्लीज ये जो ब्लैक हेड्स हो जाती है नोज के ऊपर, उसके लिए कोई इजी सी कोई टिप बता देते हैं कि मतलब बहुत सालों पुराने ब्लैक हेड्स जाते ही नहीं है आराम से। ओह अच्छा, इसका पहले आपने ट्रीटमेंट किया है पहले कभी ब्लैक हेड्स का? नहीं जी, नहीं। अच्छा, तो फिर जाएंगे कैसे जब आपने ट्रीटमेंट ही नहीं किया? मतलब घर में किया, टूथपेस्ट लगा ली, सोडा लगा लिया, इस तरह का ये आप चलिए, तो आपने अच्छा किया बताया, मगर हमारे नाज़रीन के लिए कभी सोडा, कभी लीमू, ये चीज़ें कभी नहीं लगानी चाहिए। आपका चेहरा है, इसकी बड़ी एहतियात लाज़िम है। खैर मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। अच्छा मिस्टर मेरन ने बड़ा अच्छे एक बात की तरफ याद दहानी करा दी। देखिए कभी भी चेहरा तो आप तजर्बे के लिए यहाँ मैं कर सकता हूँ तजर्बा, ठीक है, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत तजर्बा, मगर ये तो बिल्कुल तजर्बा गाह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी आप सोडा या इस तरह की चीज़ें आप लगाएंगी तो डेफिनेटली आपका सवाल, आपने कहा कि बहुत अरसे से ब्लैकेट नहीं जा रहे, मैं समझा आप बड़ी एफर्ट कर रही होंगी जो नहीं जा रहे, कि जैसे लोग कहते हैं ना पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर रहा, तो मैंने कहा बड़ी काम हो रहा है जो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, तो काम ही नहीं हो रहा तो प्रोग्रेस ही नहीं करेगा। अच्छा, तो इसी तरह आपके ब्लैक हेड्स बड़े आराम से जा सकते हैं। एक तो आप फ़ौरन जाएँ अच्छी फार्मेसी पे, उनसे कहें मुझे सैलिसिलिक एसिड 2% वाला फेस वॉश दे, उससे आप अच्छी तरह से जेंटली ना पूरे चेहरे को 3 से 4 दफ़ा धोएं। और एक क्रीम आप लें स्किनोरेन, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। आपने क्या किया, 2 मटर के दाने जितनी स्किनोरेन ली, ठीक है, उसमें हल्का सा या तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या ग्लिसरीन या विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन, उसकी डबल क्वांटिटी मिलाया, और थ्राइस डे पूरा नोज को और आपका जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स हैं वो कवर कर दिया। और उसके बाद आपने अपना काम करिए, किचन में जा रही हैं, अगर हम मेकअप करना है उसके ऊपर मेकअप करें, थ्राइस डे करें, 15 दिन ये करेंगे, आपके ब्लैक हेड्स तमाम पॉप आउट हो जाएंगे। और कभी भी मीठा सोडा या लीमू या कुछ और चीज़ें कभी चेहरे में। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग स्टीम लेते हैं फिर अपना चेहरा रगड़ते हैं स्टीम के बाद। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए स्टीम में तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर रगड़ना और उसको फाइट बैक करना, चेहरा खराब हो चेहरा सकता है। देखिए हम लोग समझते हैं रगड़ दिया या मैं इस पे लीमू और छील, अच्छा हाँ पीलिंग, मैंने कहा एक खातून है, अब यकीन करें कभी कभी तो मैं बेहोशी होने लगती है, इतने प्रोग्राम करने के बाद भी बहन को कहा मैं आपकी पीलिंग करूंगा। अच्छा पीलिंग का मतलब तो उर्दू में छीलना होता है, आप छीलेंगे स्किन निकलेगी क्या? तो मैं बताता हूँ छीलते कैसे। वक्त हो जाता है बहुत ही छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। ये एक बहुत ही शानदार ट्रिब्यूट पेश किया गया डॉक्टर खुरम के लिए। जी डॉक्टर साहब। जी सर। अच्छा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम कह रहे थे। अभी हमारी मिस हुमैरा थी, उनको मैंने पूरा डिटेल बताई। अच्छा, कोई भी आप अगर अक्सर लोग आते हैं कि जी जैसे मिस हुमैरा ने कहा कि ठीक ही नहीं हो रहे, तो मैं समझा उन्होंने बड़ा काम किया होगा। तो देखिए, आप काम नहीं करेंगे तो ख़राब होगा। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ ख़वातीन आती हैं, हजरात भी आते हैं, अगर कभी फ़र्ज़ करें मेरे चेहरे पर कभी मस्सा आ गया, ठीक है, या कोई एक्नी आ गई या कोई दाग लग गया, तो मतलब ये क्या हो गया, ये कब ठीक होगा? आज तक तो कभी हुआ नहीं, तो आज तक कभी जो नहीं हुआ वो कुछ भी हो सकता है, तो परेशानी की तो बात ही नहीं है। अगर आप पहली बात सर्च करेंगे, सही जगह जाके उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बिल्कुल सही निकलेगा। सेकंड चीज़, ये खुद अपना, अच्छा अक्सर मैंने देखा है, अब लोग तो सारा तो अब गूगल से, वो कल भी एक साहब गूगल पे से, हाँ एक साहब यूएई में रहते हैं, तो कल वो आए, उनको थोड़ा वार्ड्स थे, तो उन्होंने तमाम रिसर्च की हुई थी वो यूएई में। अच्छा ये भी करते हैं, अच्छा वो क्रीम भी लगा सकते हैं, और उन्होंने एक के बाद एक मुझे जो है वो अपना वो मोबाइल में ना, ये क्रीम भी लगा चुका हूँ, ये भी लगा चुका हूँ, 3 दिन ये लगाई, 4 दिन ये लगाई, और बुरी हालत हो गई थी, पूरी बॉडी में एलर्जी, क्योंकि आपने एक ट्राई की, आपने सोचा अच्छा दूसरी ले लेता हूँ, वो दूसरी नजर आ गई, दूसरी कंपनी की अच्छी लग रही है। डॉक्टर साहब, लोग परेशान में, कंफ्यूजन में भी चल रहे तो हैं। देखिए आप प्लीज, आप ऑनलाइन के जरिए आप अपने, उससे बेहतर है डॉक्टर के पास जाओ। उससे बेहतर है कि भाई आप मतलब देखिए, कोई खाने पीने की चीज़ आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं, कोई घर में पर्दे डलवा सकते हैं, जूते ले सकते हैं, घड़ियां ले सकते हैं, मगर ये चेहरे के लिए तजर्बा ना करें। दवाइयाँ खाना और लगाना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक्जिमा का बता रहे थे। जी, लाइकन प्लैनस। जी जी, ये हमारी पिक्चर्स आना शुरू हो गई, बीच में आना भी फ्लैश हुई थी, अब दोबारा से जी डॉक्टर साहब भी आ रही है जी देखिए जी। अच्छा देखिए, ये लाइकन प्लैनस, अच्छा आप देखिए, आपको बिल्कुल ये लगेगा कि देखिए जैसे ये बिल्कुल फंगल की तरह है, ठीक है, ये फंगस की तरह है, जबकि ये फंगस नहीं है। फंगल में क्या होता है कि सेंट्रल क्लियरिंग होती है, एलिवेटेड मार्जिन होते हैं, मगर इसमें क्या है कि आप सोजिश है, ठीक है। अच्छा, और ये साथ साथ आपके यहाँ पे ब्लड वेसिकल्स भी मतलब जो है वो प्रोमिनेंट होती हैं, अगर उसको थोड़ा सा आप छेड़ें तो खून भी आ सकता है, ठीक है। और अगर आप मिर्चें खाते चले जाएं, गोश्त खाते चले जाएं, तो ये और बढ़ जाती है। लगने वाली चीज़ नहीं है, मगर कपड़े आप गर्मियों में कॉटन के ना पहने, सिंथेटिक पहने, सिल्कन पहने, ठीक है। ऊपर से आप परफ्यूम लगा लें, डिओड्रेंट लगा लें, ठीक है। और सेकंड, आप वो 3-4 साबुन जो रगड़ती तमाम जरासीम मिनटों में छू छाप, हाँ, तो वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल माइल्ड बेबी सोप, ठीक है, जेंटली उसको धोएं, इसको बिल्कुल ल्यूब्रिकेटेड रखें, मतलब यानी कि उसको नरम और मुलायम रखें। अगर कोई परफ्यूम लगा रहे हैं या कोई, तो वो बहुत ही माइल्ड वाला हो, नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है, ये क्या एकदम से आती है या इसकी भी स्टेजेस है? पहले माइल्ड सी होती है, फिर तेज होती जाती है? ये देखिए, ये बिल्कुल माइल्ड सी होती है और लोग इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा जैसे कोई फोड़े फुंसियां हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये स्कैब बने हुए हैं, ये इसके, और ये पर्पल कलर्ड होते हैं, पर्पल पैप्यूल्स कहलाते हैं। ये जो उभरे हुए निशान ना, ये पर्पल रंग के, मतलब जैसे नारंगी रंग के पैप्यूल्स होते हैं, आपके मुंह के अंदर भी होते हैं, ये पूरी बॉडी में फैलते हैं और आपकी फैमिली में रन करते हैं ये अक्सर। तो इसका बड़ा आसान सा इलाज है, और डॉक्टर भी लगते नहीं है, कंटेजियस नहीं है, इन्फेक्शियस है। अगर ये इस तरह रहेंगे तो इनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन आ सकता है, फोड़े फुंसियां बन सकते हैं, आपका पूरा सेप्टिक हो सकता है एरिया। और डॉक्टर साहब, क्या इसके अंदर इरिटेशन, खुजली? बहुत शदीद। दिल चाहता है आपके हाथ में छुरी हो या डंडा हो तो आप रगड़ दें उसको। लिटरली आप, ये लोग क्या करते हैं, इसको खुजा के बड़ा रिलीव्ड होते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक लिक्विड मटेरियल निकलता है, ठीक है, सीरम आपका निकलता है, फिर उसके बाद ब्लीडिंग होती है और उससे जाके ये आपका पूरा इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन जो होता है वो घर में फैल सकता है, जो आपको जो उसको पानी निकलेगा, जो ब्लड निकलेगा, वो आपके पूरे घर में इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ये बड़ी खतरनाक। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको जब छीलें तो जो इसका अंदर से जो पानी निकलता है वो जहाँ लगेगा वहाँ ही फैलता जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल नहीं। वो देखिए, वो तो उसमें होता है, देखिए ये स्पेलिंग भी लिखी बड़ी क्लियर, लोगों को नजर आ जाएगी, लाइकन प्लैनस। अच्छा, ये पानी से नहीं फैलता, वो जैसे इन्फेक्शन होता है ना, ठीक है, वो होता है इम्पिटाइगो। एक चीज होती है इम्पिटाइगो, IMPETIGO, वो उसमें जब आप इसी तरह का होता है, वो जब आप छीलते हैं तो उसके पानी से ये फैलता है। ये एक्जिमा की एक फॉर्म है, ठीक है, और आपकी जीन्स के अंदर होता है, खुराक में आप, अच्छा कुछ मेडिकेशन भी होती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां बहुत अरसे तक खा रहे हैं, ठीक है, एंटी एंग्जाइटी ज़्यादा ले रहे हैं, या आप पेन किलर्स ज़्यादा लेते हैं दर्द ख़त्म करने के लिए, तो उससे भी ये फ्लेयर अप होती है।
ठीक है। ये बड़ी बात अच्छा है। डॉक्टर साहब इसकी भी स्टेजेस होती हैं? नहीं, स्टेजेस बिल्कुल वैसे नहीं होती। एक ही चीज़ है? नहीं, किसी को बहुत सिवियर होती है और किसी को light बहुत होती है। माइल्ड होती है, कोई स्टेज नहीं होती, अचानक डॉक्टर से साहब ये आती है। जाती कैसे है? वो काफ़ी सारे लोग जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं उसके अंदर डॉक्टर्स उनको ना स्टेरॉइड्स खिला देते हैं कि तो स्टेरॉइड्स की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। डेल्टा कॉटल दी जाती है अगर सिवियर कंडीशन हो, नहीं तो टॉपिकली आप देते हैं। अच्छा, स्टेरॉइड्स के लिए आपने बड़ी अच्छी बात असर की, जब आपको डॉक्टर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो वो एक अच्छी सी सिंपल चीज है, आप बिल्कुल उसको परेशान नहीं हो, ठीक है, क्योंकि स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी के अंदर भी मौजूद है। डेफिशिएंसी होती है ना, तो अब जैसे डेल्टा कॉटल आपको देते हैं या बेटनेसोल टैबलेट देते हैं, ठीक है, तो वो आपको लिमिटेड टाइम के लिए। अच्छा, और उसको देने का तरीका ये कि जितनी डोज आपको रिक्वायर्ड है वो देंगे, फिर उसको एकदम से बंद नहीं करेंगे। लोग करते हैं ना, अच्छा मेरी तबीयत अब ठीक हो गई, मैं रोजाना 2 खा रही हूँ तो अब मैं छोड़ देती हूँ और मैं एकदम से 3 दिन में ठीक हो गई छोड़ देती हूँ। वो आपका तमाम ब्लड प्रेशर, आपका किडनी, तमाम प्रोसेस, आपका हार्ट की बीट वो इंटरफेयर करती है, तो आपको हमेशा टेपर ऑफ की जाती है। जो आपको डेल्टा कॉटल दी गई है या स्टेरॉइड दी गई है, वो तो स्लोली खत्म करते वो हैं। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम करते हैं, एकदम से आप नहीं करेंगे, वरना डेफिनेटली आपका बुरा हाल हो जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर शूट अप कर सकता है, आपका कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, आप एकदम से जान से भी जा सकते हैं एकदम से, अगर आप स्टेरॉइड्स को टेपर ऑफ की वजह रोक देंगे तो। और पाँव सूज जाते हैं, स्वेलिंग बहुत होती है। डॉक्टर साहब ऑटो इम्यून डिजीजेस में देते हैं वैसे यूजुअली ना? नहीं, हमेशा नहीं देते, हमेशा नहीं देते। मगर किस सिवियरिटी पे, अगर आप शुरू में डॉक्टर को दिखा देंगे तो आपको देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, मगर अगर आप बहुत डिले करेंगे और कंडीशन इतनी बुरी हो गई है। अच्छा, साथ में क्या होता है कि आपकी एक चीज इसके साथ कंप्लीट होती है, जैसे दौड़े कहते हैं, अर्टिकेरिया, होंठ आपके बिल्कुल स्वेलिंग हो जाती है, और आपका जो पूरा ट्रेकिया है, जो सांस का और जो बोलने का सिस्टम, फेरिंग्स, ट्रेकिया, तो आपको सांस और उसकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसको आराम से यूज। डॉक्टर साहब आपके लिए कॉलर है शुमाइला, उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम शुमाइला जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर खुरम से मैं पूछना था जी जी हेलो जी जी वो पूछिए। मैंने डॉक्टर खुरम से पूछना था कि मेरी स्किन पे दाने बहुत ज्यादा हैं, पीछे वाले जो दाने नहीं थे वो गर्मी के दाने। अच्छा अच्छा शुमाइला, आपने उसके लिए मुझे कुछ बता दो। बिल्कुल। अच्छा, पीप के दाने भी हैं चेहरे पे? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके चेहरे पे पीप के दाने भी हैं, गर्मी की वजह से हैं या गर्मी सर्दी दोनों में होते हैं? नहीं नहीं, गर्मी में है बस। गर्मी में? आम तो नहीं खा रही ज्यादा? बस गर्मी की वजह से। अच्छा और अच्छा अच्छा, चले गरम चले। बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी आप फोन रखेंगी तो मैं बहुत जोर जोर से बताऊंगा, इसको लिख लें और रिकॉर्ड कर लें बल्कि, और जाके दवाई लगाएंगी, फिर अगले हफ्ते में बताइएगा ईद के बाद, ठीक है? थैंक यू शुमाइला कॉल करेंगे। जी डॉक्टर साहब, शुमाइला ने बिल्कुल सही बताया कि गर्मी की वजह से, और ये देखिए प्रिकली हीट, ठीक है, तो आप उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए कैलामाइन लोशन बहुत सस्ता, उसके ऊपर पॉइजन लिखा होगा तो परेशान नहीं होएगा कि आपको जहर दिया है, पीना नहीं है, लगाना है खाली। हाँ, एक साहब आ गए ना, मैंने उनको दिया, उनकी बेटी को बॉडी पे था, मैंने आपको बताई थी ये बात, वो उनकी बेटी को मैंने दिया ना, तो उनकी लगाना है आपको इस तरह। एक तो पूरे, या तो पूरी फैमिली साथ आ जाए, पहले बेटी आएंगी, फिर अम्मा आएंगी, फिर भाभी आएंगी, फिर नानी आएंगी, एक एक को। अच्छा, तो अब्बा आ गए दूसरे दिन, आपने मेरी बेटी को जो दवाई दी उस पर तो जहर लिखा हुआ है, पॉइजन लिखा है, आपने मेरी बेटी को जहर दिया है। मैंने कहा जी बिल्कुल, वो इसलिए लिखा हुआ है कि आपकी बेटी वो भूल से पी ना ले, ठीक है, तो वो जो अगर पॉइजन लिखा हुआ है शुमाइला, तो उस पर जहर लिखा होगा, अंग्रेजी में पॉइजन लिखा होगा, तो आप डरिएगा नहीं। आपको क्या करना है, 2 चमचे कैलामाइन लोशन लेना है, ठीक है, उसके अंदर आप ऐड करेंगे ग्लिसरीन और कोई अच्छी सी क्रीम, जैसे कि एक्नी खत्म करती है, जैसे कि बेकेटिन एन, ठीक है, ये तीनों मिक्स करके पूरे चेहरे पे रोजाना 15 मिनट के लिए लगाएं, ऊपर से अर्के गुलाब का स्प्रे करें, और कोई अच्छा सा जैसे क्रीमी सोप होता है ना, डी से एक मशहूर साबुन आता है, ठीक है, उससे, या पी से आता है, ठीक है, उससे मुंह धो सकते हैं। जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल अच्छा, है। डॉक्टर साहब ये क्या कंडीशन देखिए है? ये भी, अब आप देखिए, ये आपको एलोपेशिया लग रहा है जी। ये एलोपेशिया नहीं है, ये है लाइकन प्लानस, ये बीच में आप देखेंगे बिल्कुल एक डिप्रेस्ड एरिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ना एलोपेशिया के अंदर स्किन इरिटेशन नहीं होती है? नहीं होती, नहीं इसमें होती है? इसमें होती है, इसमें होती इसमें होती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एलोपेशिया में पता ही नहीं होता आपको कि वो बड़े बड़े कॉइन टाइप बने होते हैं, और कोई इसमें तो आपको शदीद इच्ची होता है, आपका दिल तो चाहता है डॉक्टर साहब कि ये भी स्ट्रेस की वजह से होता है? इंड्यूस तो है,
एक एग्रीवेटिंग फैक्टर तो है ना। ठीक है। स्ट्रेस हो गया, आप इरिटेटेड हैं, आप एजिटेटेड हैं, ठीक है, या फिर आपकी डाइट में बहुत मिर्च मसाले, बीफ ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं क्या वो हेरिडिटरी होती हैं कि आपने अपने विरासत में बिल्कुल वालिदैन बिल्कुल से आपको विरासत में मिलती हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हों, मगर अगर पेरेंट्स में किसी एक को है तो आपके अंदर 50% चांसेस होते हैं, अगर दोनों को हैं तो 80% तक हो जाते हैं, फिर ये आपकी आगे भी जाती है जनरेशन में। मगर सिर्फ कंट्रोल अब तो देखिए बहुत आराम से कंट्रोल हो सकता है, बहुत, ये देखिए मुंह के अंदर भी है। अच्छा, लोग इसको फंगल ट्रीटमेंट करते रहते हैं, कोई टूथपेस्ट बदल रहे हैं, अच्छा सोमो जेल वगैरह लगाते रहते हैं, जबकि उससे ये नहीं जाती है। ये बाकायदा इसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ओरली आपको मेडिकेशन खानी पड़ती है और पूरा टॉपिकली लगानी पड़ती है। तो उसके बाद अच्छा ये ऐसी क्रीम्स होती है जो आप इंजेस्ट भी कर सकते हैं। आपने मुंह के अंदर लगाई, आप पेट के अंदर चली गई तो वो खाते ही, हाँ बिल्कुल, तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप उसको आराम से लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये जो लाइकन, क्या नाम है इसका, प्लानिस, लाइकन प्लानिस की, डॉक्टर साहब क्या ये जानलेवा हद तक जा सकती है? नहीं जानलेवा नहीं जाती, मगर बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, मगर आपको बिल्कुल बिस्तर पे पहुंचा देगी ना अगर आप केयर नहीं करते हैं। आप बिल्कुल इतने इरिटेटेड होते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है, और ये अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो ये आपकी बोन्स तक भी पेनिट्रेट करता है। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, मगर आपको बिल्कुल एक लिमिटेड कर देती है, आपके मतलब काम करने के लायक नहीं रहते आप। तो ये एक बड़ी इशू। जी डॉक्टर साहब, क्या ये जो जितनी भी ये ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं ये स्किन के अलावा भी किसी ऑर्गन को अटैक कर सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी आपकी डिजीज ऐसी होती है, जैसे हार्ट की बहुत सारी इशूज ऑटो इम्यून, किडनीज के होते हैं, आपकी बोन्स के होते हैं। ऑटो इम्यून तो सिर्फ स्किन में नहीं है, पूरी बॉडी में। इवन आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे फर्स्ट किसी को इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस हो, ठीक है, तो उसके बाद जो आपके अंदर ऑटो इम्यून चीज़ें आ सकती हैं जो आपकी फैमिली में क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जब वीक होगा तो ये फ्लेयर अप करती है, ठीक है। बहुत सारी दिमाग से लेके और आपके पैरों तक कोई भी बहुत सारी ऑटो इम्यून चीज़ें होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी डाइट में ये क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम करते रहें ताकि कोई ऑटो इम्यून डिजीज ना आए आप तक? देखिए ये तो क्या नाम बहुत मुश्किल है, मगर हमेशा बैलेंस डाइट तो लेनी चाहिए, ठीक है। एक मुतनासिब ग़िज़ा तो लेनी चाहिए, आपकी तमाम चीज़ें हों, फ्रूट भी हो, सब्जियां, फल, दालें, कोई चीज़ भी ख़राब नहीं है। इवन आप जंक फूड खाते हैं, जो जंक हम लोग समझते हैं, जंक एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है तो एक अच्छा होगा, जिसको उर्दू में कबाड़ कहते हैं, ठीक है। तो जंक फूड भी ठीक है, ठीक है, मतलब वंस अ वीक कभी आपने खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली, ये थोड़ी कि अच्छा एक आप यकीन करें कि मतलब रोज़ाना में तो नई सोई एक साहिबा आई कि ना मैंने अपना एक साल में 33 kg कम किया है। 33 kg एक साल में बहुत होता है, ठीक है। अच्छा तो मैं और चाहती हूँ कि मैं इसको मज़ीद कम करूँ। अच्छा मगर आपने जो मुझे टैबलेट दी हैं, मुझे लगा एक हफ्ते में से 6 किलो बढ़ गया। मैंने कहा एक तो विटामिन से कभी वेट नहीं बढ़ता, वेट बढ़ता है रोटी चावल, बिरयानियाँ, नहारियाँ, गुन्ने, चीज़, केक और पैटीज और कोक और चीनी से भी, शक्कर से तो बिल्कुल बढ़ता है जी, बिल्कुल डेफिनेटली। अगर मैं 4 चमचे शक्कर आपकी TV 1 पे सुबह शाम पीऊंगा 3-4 दफा, तो देखिए क्या होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टाइम का पता ही नहीं चला। बिल्कुल ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, और हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत ही अच्छे भाई, हमारे बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। मुफ्ती साहब, जैसे आपको पता है कि बकरा ईद का बिल्कुल दौर आ चुका है, और अभी आने वाले दिनों में बकरा ईद आने वाली है। उसे बहुत सारे लोगों के एक प्री कंसीव्ड बातें होती हैं, सुनी सुनाई बातें, समझ में नहीं आ रहा था, और नौजवान नस्ल बहुत हमारा शो और ये सेगमेंट ख़ास तौर पे देखती है आगाही के लिए। तो मुझसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुर्बानी का फरीज़ा है ये किन किन पे वाजिब है, और कौन कौन, अगर घर के अंदर वालिदैन हैं, एक कमाने वाला शख्स है, बेगम है, बच्चे, किस किस पे वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मदऊ किया। देखिए, क़ुरबानी लफ्ज़ क़ुरबान से बना है। क़ुरबानी एक उस फ़ेल को कहा जाता है कि अल्लाह ताला का क़ुर्ब पाने की नीयत से मख़सूस जानवर को मख़सूस वक्त में ज़बह करना
ये फ़ेल क़ुरबानी कहलाता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मखसूस जानवर कौन से हैं। वो ऊँट है, गाय है, इसी तरह बकरा या बकरी, और इनकी अजनास भी इसमें दाखिल हैं। जैसे ऊँट है तो ऊँटनी भी दाखिल है। ठीक है, गाय है तो भैंस या भैंसा या बछड़ा जिसको कहा जाता है। इसी तरह बकरा बकरी और इसकी अजनास जैसे भेड़ या भेड़नी जो है, दुम्बा दुम्बी, ये भी दाखिल है। एक बात। दूसरा ये कि अब ये किस पर वाजिब है, तो याद रखिए शरीयत मुताहरा ने क़ुरबानी सिर्फ़ और सिर्फ साहिब निसाब पर वाजिब की है। अब ये साहिब निसाब, जैसे आपने आपका अंदाज़ तो सवाल ही होगा कि साहिब निसाब किसको बोलते हैं। देखिए शरीयत ने जिस चीज़ का तकाजा किया ना, जैसे ये ज़कात दे, ये क़ुरबानी करे, तो उसके पास एक माल की लिमिट होनी चाहिए। वो उतना माल होगा तो उस माल को शरीयत ने निसाब कहा है। नून स्वाद अलिफ बा, निसाब। और जिस शख्स के पास ये निसाब हो उसको मालिक निसाब का है। ठीक है, अब वो निसाब 3 तरीके के बयान किए गए। नंबर 1, या तो 7.5 तोला सोना, सिर्फ सोना, ना चांदी ना पैसा, सिर्फ सोना, तो 7.5 तोला होना चाहिए। एक बात। दूसरा, या सिर्फ 52.5 तोला चांदी हो, ना सोना हो ना पैसा हो, उसके ऊपर होगी। अगर इससे कम है तो नहीं है। इसी तरह अगर ये दोनों नहीं है, ना सोना है ना चांदी है, लेकिन पैसे हैं, और पैसे कितने होना चाहिए? 7.5 तोला के बराबर। नहीं, 7.5 तोला तो बहुत बड़ी रकम बन रही है। तो 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर पैसे हों उसके पास और कोई कर्जा ना हो तो क़ुरबानी वाजिब होगी। लेकिन यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, ज़कात और क़ुरबानी में फ़र्क क्या है? ज़कात कब वाजिब है, कब फ़र्ज़ होती है, और क़ुरबानी कब वाजिब है? देखिए याद रखें, क़ुरबानी वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, वाजिब है, और ये अच्छी बात है, करनी चाहिए। क़ुरबानी कब वाजिब होती है? ज़कात तो उसमें मिसाल के तौर पर मेरे पास शरीयत का मतलूब ये है कि शरीयत ये कहती है कि आपके पास 5, मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए आ गए। 52.5 तोला चांदी कितने की मुझे भी पता नहीं, कि रेट रोज़ाना अप डाउन होते हैं। मिसाल के तौर पर हम सपोज़ कर लेते हैं 5 लाख रुपए की है। अगर 5 लाख रुपए मेरे पास आ गए, मेरे पास कर्जा भी नहीं है, और अब क्या ज़कात फ़र्ज़ होगी? नहीं, शरीयत कहती है अब ये 1 साल गुजरेगा तो शरीयत का हुक्म आ गया अब ज़कात फ़र्ज़ है। एक बात। लेकिन क़ुरबानी के लिए ऐसा नहीं है। क़ुरबानी के 3 दिन हैं, अय्याम नहर जिसको कहते हैं ना, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा और 12 ज़िलहज्जा। इन 3 दिनों में जिसके पास ये निसाब पाया गया उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आमतौर पर होता यह है, कहते हैं ज़ाती घर लेंगे ना फिर क़ुरबानी करेंगे, पैसे जमा कर रहे हैं घर के लिए। तो याद रखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सख्त वईद बयान फरमाई, जो क़ुरबानी यानी इस्तिताअत होने के बावजूद क़ुरबानी ना करे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इतनी नाराज़गी का इज़हार फरमाया, जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, जो कि गुनाहगारों को दामन में छुपाने वाले हैं, जो कि जानवरों पर शफ़क़त का हुक्म देने वाले हैं। उन्होंने फरमाया जो साहिब निसाब होने के बावजूद क़ुरबानी ना करे, हुज़ूर ने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना है। ईदगाह के करीब ना आए। ईदगाह के करीब ना आए। अब अंदाज़ा लगाइए क़ुरबानी की कितनी अहमियत होगी। इसलिए मैं नाज़रीन में अक्सर बयान में भी ये बात कहा करता हूँ, और जहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ वहाँ भी मैंने पिछले 2 जुम्मे पहले ये बात कही कि यार देखो, ठीक है शरीयत ने आप पर वाजिब नहीं की, लाजिम नहीं की, लेकिन एक मशवरतन अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बड़ा प्रोग्राम है, इवेंट बड़ा है, स्टेज बड़ा है, चैनल है, और एक दूर तक आवाज़ पहुँचती है। तो जितने जिन पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है ना, तो ज़ाहिर सी बात है हर मुसलमान का दिल तो करता है, उसका एक तरीक़ा है। और ये जिनको हमने तरीक़े बताए, अल्लाह ने आइंदा साल, ज़्यादा नहीं 1 साल बाद उनको इस लायक कर दिया कि वो ख़ुद साहिब निसाब बन गए। क्या तरीक़ा है? तरीक़ा बेहतरीन क्या है कि आप 11 महीने बाद आती है बकरा ईद, ठीक है, अभी मसलन ज़िलहज शुरू हो गया है तो 11 महीने बाद बकरा ईद आइए। अब हर महीने कुछ ना कुछ जमा करना शुरू कर दीजिए। ठीक है सर, जमा करते रहें, कभी 1000 निकाल लिया, कभी 500 निकाल लिया, अलग रख दे कुर्बानी की नीयत से, अलग ही मैं कर रहा हूँ, मुझ पर अगरचे वाजिब नहीं है, लेकिन मैं 20,000 रुपये जमा करके हिस्सा डालूंगा। आप देखिएगा हज़रत अल्लाह ताला बड़ा गयूर है, वो किसी का कर्ज नहीं रखता है। यानी हम तो गुनाहगार, हम आम इंसान हैं, आप और हम पर कोई एहसान करे, अगरचे अल्लाह पर एहसान नहीं है, लेकिन हमारे साथ कोई मतलब भलाई पहुँचाया, हमें किसी भी तरह का ताउन करे तो हम नहीं भूलते हैं उसको। तो जो रब की राह में देगा, अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है कई गुना बढ़ के अता फरमाता है। बेशक बेशक। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं क़ुरबानी के ऊपर। मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑफ कोर्स आजकल आपको पता है हालात कितने मुश्किल हो चुके हैं, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कर्ज़ लेके क़ुरबानी करते हैं कि जिस तरह बकरा ले लिया, उससे कहा कि हम तुम्हें बाद में तोड़ के पैसे दे देंगे, या कोई इस तरह के भी लोग होते हैं जिनके पास 1-1.5 माह के बाद पैसे आने होते हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? जी, बहुत अहम तरीन सवाल है। देखिए, मसला ये अगर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो फिर तो कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं है खामखा, क्योंकि कर्ज़ दिन में ज़िल्लत और रसवाई का बाइस है और रात को बेसुकूनी का बाइस है। तो जब शरीयत ने आप पर जोर ही नहीं डाला, एक चीज़ वाजिब ही नहीं की है, तो खामखा अपने आपको आजमाइश में क्यों डाल रहे हैं? बिल्कुल सही बात। ठीक है, एक बात। लेकिन अगर ये है कि अगर किसी शख्स पर कुर्बानी तो वाजिब हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ख़वातीन हैं, उनके पास दोनों तरफ से ज़ेवर होते हैं और वो ख़वातीन मालिक होती हैं उसकी, जैसे शोहर की तरफ से जो मिला है इसी तरह वालिदैन की तरफ से। अब आमतौर पर ख़वातीन बिज़नेस, अब तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, ख़वातीन बावक़ात ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं, काम करती हैं, लेकिन अक्सर आमतौर पर हाउस वाइफ होती हैं, वो हाउस वाइफ जो है वो काम वगैरह नहीं करती, तो लेकिन ज़ेवर उनकी मिल्कियत में होता है। बिल्कुल इसी तरह कुछ न कुछ पैसा भी पड़ा होता है। तो अगर देखा जाए और गौर गहरी नज़र से देखा जाए तो उन पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक शख्स है, जैसे ख़वातीन, मिसाल ख़वातीन समझा रहा हूँ, आसान होगा कि उन पर कुर्बानी वाजिब हो गई है लेकिन अब पैसा नहीं है, अब किस तरह कुर्बानी करें? जैसे ज़ेवर है लेकिन पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो कुर्बानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर किसी से कर्ज लेना है, दिया हुआ है 10 लाख रुपए, लेकिन अब वो उसने वो गवाह भी हैं या वो खुद इकरार कर रहा है कि मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं है। अब अगरचे उसकी मिल्क उसके हाथ में नहीं पैसा, लेकिन जब जब वो कुर्बानी के अय्याम आएंगे उसमें कुर्बानी लाजिम होगी, चाहे वो उसी वक्त करे चाहे वो पैसे मिलने के बाद करे। लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो गई कि जिसके अंदर कुर्बानी तो वाजिब हो रही है लेकिन पैसा नहीं है, तो इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत मौलाना अहमद ख़ान अलैहिर्रहमा से पूछा गया कि अगर एक शख्स है कि जिसके ऊपर कुर्बानी तो वाजिब हो गई लेकिन पैसा नहीं है तो क्या करे? अब यहाँ से कुर्बानी की अहमियत का अंदाज़ा लगाए। उलमा इस्लाम ने फरमाते हैं, मुजद्दिद दीन मिल्लत फरमाते हैं कि चाहे उधार लें चाहे कोई चीज़ बेचे, कौन शख्स जिस पर वाजिब है कुर्बानी, चाहे उधार लें चाहे कोई चीज़ बेचे, कुर्बानी करनी पड़ेगी। देखिए, ये याद रखिए। तो लिहाजा जिस शख्स पर या औरत पर कुर्बानी वाजिब है, इसी तरह हमारे यहाँ एक आम गलत फहमी होती है कुर्बानी के हवाले से। क्या करते हैं, एक नन्ना मुन्ना से बकरा ले आते हैं, आजकल तो खैर बकरे बहुत महंगे हो रहे हैं जी, छोटे छोटे से बकरे, और वो 50-50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं जनाब। तो वो एक बकरा ले आते हैं, कहते हैं एक साल जो ना अब्बू की तरफ से होगा, अगले साल अम्मी की तरफ से कुर्बानी, तीसरे साल मेरी तरफ से, चौथे साल मेरी ज़ौजा की तरफ से। तो ये इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। सही तरीक़ा यह है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है वही कुर्बानी करे, जिस पर हज फ़र्ज़ है वही हज करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मुझे जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मलकियत में ज़मीन है किसी के पास, जैसे मैं अभी बात करता हूँ, कोई शख्स है वो ज़मीन, उनकी ज़मीनें हैं लेकिन दौलत नहीं है, तो उनका भी यही तरीका होगा कि कुछ भी करके कुर्बानी करें। नहीं, ज़मीन जो है ना ये मतलब हाजत असलिया में दाखिल है। अगर बिजनेस के लिए प्लॉट रखे हुए हैं कि उसका काम ही है कि यहाँ से बेचा दाम चढ़े, फिर यहाँ से ख़रीदा दाम चढ़े तो बेच दिया, तो ये तो फिर माल तिजारत है। लेकिन अगर ऐसे ज़मीन है कि भाई कभी प्लॉट ले लिया, कभी घर बना लेंगे बच्चों के लिए, हम रह लेंगे, रहने के लिए लिया, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अच्छा, यहाँ में आपकी इजाज़त का टाइम है तो मैं बिल्कुल फ़लसफ़े कुर्बानी, बिल्कुल हमारी जो अफेयर बात हो रही थी, फ़लसफ़े कुर्बानी। आप देखिए कि अभी हमने जो पूरी गुफ्तगू की है, हर शख्स पर वाजिब नहीं की है कुर्बानी। जैसे नमाज है ना, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आज़म है, मुझ पर भी उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह आप पर फ़र्ज़ है, जिस तरह औरों पर फ़र्ज़ है। लेकिन कुर्बानी शरीयत ने हर एक पर वाजिब नहीं की है। साहिब निसाब पर उसकी शराइत रखी है, जानवर की शराइत रखी है, गरीब आदमी के लिए नहीं। फिर उसको फरमाया गोश्त के 3 हिस्से करो वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये देखें, जहाँ उसके दीनी फ़वाइद हैं कि कुर्बानी करने से अल्लाह की राह में माल खर्च करने से दिल मजबूत होता है, इंसान का एतमाद और भरोसा अल्लाह के साथ में बढ़ता है, माल में बरकत होती है वगैरह वगैरह। लेकिन दुनियावी एतबार से देखें कि एक शख्स पर एक पूरा ऊँट भी वाजिब नहीं है, 7 हिस्से ऊँट के अंदर, एक पूरी गाय भी नहीं है, गाय भी 7 हिस्से हैं, बकरा है तो एक ही है, उसमें हिस्से नहीं है, उसमें एक शख्स की तरफ से एक बकरा है।
लेकिन आप ये देखें कि एक शख्स पर, मालदार पर एक कुर्बानी वाजिब, कितना बड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट खुल जाता है। निज़ाम मईशत देखें शरीयत का, हर एक पर वाजिब नहीं है, साहिब निसाब पर है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आकिल और बालिग भी होना चाहिए, एक बात। लेकिन आप देखें, अब आगाज़ से शुरू करें, मंडी लगती है, मंडी के अंदर कितना बड़ा बिजनेस होता है, कोई तसव्वुर कर सकता है? कोई कैलकुलेटर जो हिसाब लगा सके कि कितना अरबों रुपए का, खरबों रुपए का जानवर खड़ा हुआ खाली, फिर उस जानवर का चारा, फिर उसका जनाब चारे के लिए मैंने देखा, मैं पिछले दिनों मंडी गया हुआ था जानवर लेने के लिए, तो मैं ये सोच रहा था कि खाली ये जो चारा डिलीवर हो रहा है, इसकी मद में कितने लोगों का रोज़गार शुरू हो गया है। फिर उनके झोल, उनकी रस्सियाँ, उनके वो कंगन जो जानवरों को पहनाए जाते हैं, उसका एक अलग बिजनेस है। फिर जो छुरियाँ तेज़ होती है, छुरियाँ बिकती हैं, उसका एक अलग बिजनेस है। पूरे साल में कोई चटाई नहीं खरीदता, चटाई का एक अलग बिजनेस है। फिर वो जो बास्केटें होती हैं, छल्ले जिसको कहा जाता है, उसका एक अलग बिजनेस है। यानी कितने लोगों का बिजनेस वाबस्ता हो जाता है। फिर आ जाएं जनाब, आप जो जानवर डिलीवर करते हैं, मंडी से उठा के घरों पर पहुँचाते हैं, उनका एक अलग बिजनेस है। और उससे पेट्रोल बिकता है, डीजल बिकता है, वहाँ जनरेटर चलते हैं, हज़ारों लोगों के रोज़गार वाबस्ता हो जाते हैं जो सफाइयाँ कर रहे होते हैं, जिनको पूरे साल शायद रोज़गार ना मिले। यानी एक शख्स पर, हर एक पर नहीं है। अच्छा, अभी तो जानवर ज़िबा नहीं हुआ, ये उससे पहले के हैं। फिर उसके बाद जनाब वाला, फिर वो कुर्बानी कसाईयों के रेट अलग हैं, फिर उसके बाद वो कसाईयों सफाई वालों के पैसे अलग, उनका अलग बिजनेस चल पड़ता है, उनकी मतलब दिहाड़ियाँ लगती हैं। फिर वो जनाब वो आलाइशें उठाने वालों के रेट अलग, पैसे अलग। इस तरह देखा जाए मुस्तकिल, अब इस तरह खाल उसका एक बिजनेस होता है, मदारिस में जाती है, मदारिस बहुत ही वाइड स्प्रेड है, कितना बड़ा, यानी एक कुर्बानी है खाली। इसी तरह हज में आप देख लें, तो आप गौर करें कि शरीयत ने इबादत भी ऐसा की है, तो कितना लोगों को रोजगार वाबस्ता हो गया। ये है कुर्बानी का फलसफा। मुझसे बहुत ही खूबसूरत आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी बातों से बहुत सारे लोगों को आगाही मिलती है। ख़वातीन और हज़रात, आपको बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इबादत है, आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। इंशाल्लाह पीर को फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।